डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आज डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं बोर्ड पे। हमने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ना कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम बताएं आपको, तो इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज। इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज in which if unit positive charge is brought, then it experiences a force, तो बोर्ड पर समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चार्ज लेना होगा Q, ठीक है, और इसका नाम है सोर्स चार्ज, और इसके साथ एक लेना होगा आपको टेस्ट चार्ज Q0। तो सोर्स चार्ज के है ना चारों तरफ का ये जो इमेजिनरी स्पेस है या रीजन है, तो स्पेस और रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका क्या है, फील्ड है। यहाँ पर हमने लिख रखा है कैपिटल E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को जानने के लिए है ना, क्योंकि ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सोर्स चार्ज को इस फील्ड में लाना होगा। जब आप इस सोर्स चार्ज को फील्ड में लाइएगा, तो ये फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यह अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अभी मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव नेचर का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा या ये टेस्ट चार्ज जो महसूस करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का वैल्यू होगा Q मल्टीप्लाइड बाय E। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पे वो होगा F इक्वल टू Q इंटू E। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं F अपॉन Q। तो बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है किसी पॉइंट चार्ज पर। किसी पॉइंट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, जिस रीजन में, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड। अगर मैथमेटिकली इसको समझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से इसका क्या आ जाएगा, यूनिट भी आ जाएगा। SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ऊपर क्या है, फोर्स न्यूटन, नीचे चार्ज कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इसको लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। इसको ना एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जब हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ से भी इसको समझा जा सकता है, फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के Q1 Q2 अपॉन R²। तो अगर इसमें है ना एक चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाए, तो F अपॉन Q1 का वैल्यू हो जाएगा K Q2 अपॉन R², और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर Q1 का वैल्यू है ना +1 कूलम हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बराबर हो जाएगा K Q अपॉन R² के। तो हम ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा K Q अपॉन R²। K को रिप्लेस कर देंगे 1/4 का एप्सिलॉन नॉट से, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कूलम्स लॉ से ड्राइव होता है, और एक ये बेसिक
इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके डायमेंशन को। तो हमने यूनिट यहाँ पे बता दिया है, तो डायमेंशन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो डायमेंशन ऑफ ई, तो ई का अगर डायमेंशन निकालें तो यूनिट से ही निकल जाएगा, न्यूटन है तो mL/T⁻², कूलम को 80 लिखते हैं और इस पे पावर है -1, तो ये हो जाएगा mL/T⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। तो हम लोग इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन mL/T⁻³ हमने इसको यूनिट से ही सॉल्व कर लिया। तो आपको याद नहीं रखना है, बस यूनिट याद रखना, यूनिट क्या होगा, यूनिट से ये डायमेंशन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये एक ना वेक्टर क्वांटिटी हमने आपको बताया और इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। तो बेसिकली है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम मापते हैं ना, तो एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, है ना, पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज के ना फील्ड में हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को लाते हैं। तो वहीं पर हम इसको है ना क्या करते हैं, एक फोर्स कैलकुलेट करते हैं टॉर्सनल बैलेंस के थ्रू। तो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको मापते हैं हम लोग प्रैक्टिकली टॉर्सनल बैलेंस से। तो इसलिए इसका डेफिनेशन में है ना, हमने तो यहाँ पे लिख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर ये वैल्यू है ना बहुत बड़ा हुआ है ना, किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग है ना फॉर्मूला तो F/Q लिखते हैं, E=, ठीक है। लेकिन अगर आप है ना यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, लिमिट लगाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे लिमिट है ना, ये जो टेस्ट चार्ज आप लिखते हैं इसको क्या लेना होगा, टेंड्स टू 0, और फिर आप इसको लिखेंगे F/Q। तो अगर आप इसके साथ लिमिट ले लेते हैं तो ये मेन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को है ना चेंज नहीं करता है। तो आपको याद रखना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना F/Q ही होता है, और अगर इसके साथ है ना हम लिमिट लगा दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। अब रह गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे है ना सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायरेक्शन पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे आपको पहले पढ़ाते हैं हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखें। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और है ना एंड पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, इसका डायरेक्शन सेम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है ना, तो वो फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। तो आपको याद रखना है कि फील्ड जो फोर्स चार्ज पे लगाता है, पॉजिटिव चार्ज पे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा निगेटिव चार्ज पे है ना, ये अपोजिट, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बेसिकली याद रखना है, अगर किसी फील्ड में हम चार्ज को लाएं तो चार्ज दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होता है। अगर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड के अपोजिट होगा। तो अब आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं।
यहाँ पे फील्ड का जो है ना टाइप है, एक यूनिफॉर्म फील्ड होगा, एक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। तो देखिए बोर्ड पे यूनिफॉर्म फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म फील्ड से बहुत सारा न्यूमेरिकल है ना आता है। तो आपको याद रखना है, अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आए, एट ऑल पॉइंट्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, एट ऑल पॉइंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, देन फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके लिए कंडीशंस हैं कि ऑल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और इसका डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन अगर है ना इट्स डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, देन it is said to be यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ये कंडीशंस हैं, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट, तो हर पॉइंट पे अगर ये वैल्यूज सेम होता है तो हम बोलेंगे क्या है, फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड जब होता है, कहीं पर अगर फील्ड ना यूनिफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे है ना इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगे। तो आप है ना तीन बात रखिए, है ना, अगर कहीं पे है ना यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ़ यूनिफॉर्म E exists at any place, तो किसी जगह पे अगर यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है तो पहला पॉइंट है ना, फोर्स इज कांस्टेंट, वहाँ पे फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। फोर्स जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पे क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो फोर्स कांस्टेंट तो आप समझते हैं, ठीक है, फोर्स का एक वैल्यू होगा, है ना, एक्सेलरेशन का भी एक वैल्यू होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे वैलिड है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने मोशन में पढ़ रखा होगा, है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं तो फॉर्मूला होता है q इंटू ई। तो यहाँ पे आपको क्या करना, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा फोर्स इक्वल टू एम ए, तो एम ए को क्या कर देंगे, क्यू ई के बराबर, तो एम ए क्यू ई के बराबर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में ए आया है ना, ए एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे यहाँ ए को रिप्लेस कर देंगे क्यू ई अपॉन एम से, क्यू ई अपॉन एम से, तो सारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म फील्ड में जब चार्ज है ना मोशन करता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम। तो अगर फील्ड सेम है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू अपॉन, है ना, क्यू अपॉन एम के। अगर है ना यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे लिख देंगे इफ़ इज ना कांस्टेंट,
ई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज टू मास रेशियो के, और इस चार्ज टू मास रेशियो को बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ चार्ज, या आप है ना पढ़े होंगे स्पेसिफिक चार्ज। तो ये आप याद रखिएगा, तो एक्सेलरेशन स्पेसिफिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो है ना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टिकल का मास m मान लेते हैं और चार्ज q, तो उस टाइम में ना हम क्या कर सकते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी है ना, और उसका उस चार्ज के द्वारा तय की गई दूरी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम है ना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके क्या करेंगे, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, चार्ज फील्ड में कितना मूव किया और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है ना इस टाइप के रहेंगे। आपको काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है, नहीं, अगर मान लीजिए किसी फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है ना क्रिएट कर रखा है, और इसमें ना कोई है ना चार्ज है, ये पॉइंट है ना जिसका चार्ज q है और मास m। अगर इसको छोड़ दे फ्री इस फील्ड में मूव करने के लिए, तो ये चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं। तो के ई का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो लिख दिया हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप क्या करिएगा कि इसको 1/2 मास को मास v को लिखिएगा u प्लस ए टी, ठीक है। तो v को हम लोग लिख दिया u प्लस ए टी, तो इसका क्या करना होगा m है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका स्क्वायर करना होगा। एक बात और है ना, जब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करेंगे तो v u का वैल्यू ले लेंगे 0 है ना, और a को लिखेंगे क्यू ई है ना अपॉन m जो अभी पढ़े थे इंटू टी। तो v का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई है ना अपॉन m इंटू टी। यही वाला v हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्ट भी हम इसको क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे यहाँ पे इस जगह। तो 1/2 ठीक है, हम है ना ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं m क्यू ई m इंटू टी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 m ठीक है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन है ना m। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर आप यहीं पे डिस्टेंस फाइंड करें कि चार्ज ने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे से सॉल्व कर लेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u को 0 मान लेंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये 1/2 क्यू ई एम है ना t का क्या हो गया स्क्वायर। तो ये हो गया s, हमने सिर्फ a को रिप्लेस कर दिया क्यू ई अपॉन एम से। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें, ठीक है, तो आप इसमें ना ये फॉर्मूला पुट करके डिस्टेंस तो यही हो जाएगा। टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो s का फॉर्मूला यही हो जाएगा, पर टाइम जब लीजिएगा तो ये 2s है ना, 2s m हो जाएगा, नीचे में होगा क्यू ई है ना, और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो t का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो √2 ठीक है ms अपॉन क्या हो जाएगा क्यू ई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही, धन्यवाद।